चलिए एक सवाल से शुरू करते, शायद थोड़ा आप कह सकते हैं चौंकाने वाला सवाल। क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे जो रोजमर्रा के काम हैं, मान लीजिए 95% काम, उन पर हमारा सीधा कंट्रोल है ही नहीं? अच्छा। और क्या ये भी मुमकिन है कि हमारी किस्मत, मतलब उसका जो पूरा खाका है, वो हमारे दिमाग में तब बन चुका था जब हमें किस्मत का मतलब भी नहीं पता था? ये तो बहुत गहरी बात है। हाँ, तो आज हम इसी पर थोड़ी बात करने वाले हैं। मानव चेतना की जो एक छुपी हुई लेकिन बहुत शक्तिशाली मशीनरी है, अवचेतन मन। बिल्कुल। और हम इसमें डॉक्टर N.K. शर्मा के जो विचार हैं, उनका जो काम है, उनको आधार बना रहे हैं। वो दुनिया के सबसे बड़े रेकी हीलिंग संगठनों में से एक के संस्थापक भी हैं। हाँ। तो समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो अवचेतन मन है, ये कैसे बिना हमें बताए चुपचाप हमारे जीवन के हर पल को, मतलब एक तरह से आकार दे रहा है। बिल्कुल। और ये समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि शायद यही वो चाबी है जो बताती है कि भाई क्यों कुछ लोग बड़ी आसानी से सफलता या खुशी को अपनी तरफ खींच लेते हैं। हाँ। और दूसरे संघर्ष करते रहते हैं। और सबसे अहम बात, क्या हम अपने इस अंदरूनी सॉफ्टवेयर को, इस प्रोग्रामिंग को बदल सकते हैं? अच्छा, ये मुमकिन है? हाँ, ताकि हम अपनी कहानी के लेखक खुद बन सकें। ये पूरी चर्चा इसी पर है कि भाई हमारा अवचेतन मन हमारी हकीकत कैसे बनाता है। मतलब जब हम प्रोग्रामिंग कहते हैं तो हमारा मतलब है वो गहरे विश्वास, वो आदतें जो हमें ऑटोमेटिकली चलाती है, हमें पता भी नहीं चलता। तो फिर चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। शुरुआत शायद मन के अलग अलग स्तरों से करनी चाहिए। डॉक्टर शर्मा 4 स्तर बताते हैं ना? हाँ बिल्कुल। इसे आप ऐसे समझ लीजिए जैसे मन का एक नक्शा हो। पहला है चेतन मन, कॉन्शियस माइंड। ओके, ये वो हिस्सा है जो भी हमें सुन रहा है, सोच रहा है, विश्लेषण कर रहा है। ये हमारे मन का CEO जैसा है। अच्छा, CEO। हाँ, जो जागृत अवस्था में निर्णय लेता है। हमारी इच्छा शक्ति, विल पावर, वो यही होती है। ठीक है, मतलब जो हिस्सा अभी इस बातचीत पे ध्यान दे रहा है। बिल्कुल। फिर आता है अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। और यहीं से, जैसा आपने कहा, चीजें ज्यादा दिलचस्प होने लगती हैं। हाँ, क्यों? क्योंकि ये एक, आप कह सकती हैं, बहुत बड़ी लाइब्रेरी है या एक हार्ड ड्राइव, जहां हमारे जीवन भर के अनुभव, हमारी आदतें, हमारे गहरे विश्वास, भावनाएं, सब कुछ जमा है, स्टोर है। अच्छा। लेकिन ये सिर्फ स्टोर रूम नहीं है, ये लगातार पीछे चलता रहता है, बैकग्राउंड में एक्टिव है और हमारे लगभग 95% व्यवहार, निर्णय, प्रतिक्रियाएं उन्हीं को कंट्रोल करता है। 95%, ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, इसीलिए ये इतना शक्तिशाली है। और तीसरा स्तर, अचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड, इसमें क्या है? इसमें वो चीजें हैं जो हमें विरासत में मिली है, जन्मजात। जन्मजात जैसे शारीरिक क्रियाएं, सांस लेना, दिल का धड़कना, और मूल प्रवृत्तियां, भूख लगना, अपनी सुरक्षा करना। डॉक्टर शर्मा कहते हैं ये मनुष्यों और जानवरों में काफी हद तक एक जैसा है। अच्छा। मतलब किसी बच्चे को रोना सिखाना नहीं पड़ता जब उसे भूख लगती है, वो उसमें पहले से ही है। हाँ, ये तो है। और चौथा स्तर, जो थोड़ा रहस्यमय सा लगता है, अति चेतन मन, सुपर कॉन्शियस माइंड। हाँ, इसे आप ब्रह्मांडीय चेतना कह सकते हैं, यूनिवर्सल माइंड। ओके। ये वो आयाम है जहां से इंट्यूशन, मतलब अंतर्ज्ञान, इंट्यूशन, क्रिएटिविटी यानी रचनात्मकता, और आध्यात्मिक अनुभव आते हैं। डॉक्टर शर्मा का मानना है कि जो महान कलाकार होते हैं या वैज्ञानिक या आविष्कारक, वो अक्सर अनजाने में इसी स्तर से जुड़कर प्रेरणा पाते हैं। ये हमारे अपने दिमाग की सीमाओं से परे है। वाह, ये तो मन की काफी, मतलब एक पूरी तस्वीर सामने रख दिया आपने। लेकिन जो बात मुझे अब भी चौंका रही है, वो ये कि हमारा चेतन मन, जिसे हम मैं समझ रहे हैं, वो शायद गाड़ी चला ही नहीं रहा। आपने वो न्यूरोसाइंस वाली बात कही थी। हाँ, वो वाकई हैरान करने वाली है। जॉन डायलन हेन्स जैसे न्यूरोसाइंटिस्ट्स हैं, उनके एक्सपेरिमेंट्स ने ये दिखाया। क्या दिखाया? कि हमारे कोई निर्णय लेने के सचेत होने से, मतलब जब हमें लगता है कि हाँ मैंने ये तय किया, उससे करीब 7 से 10 सेकंड पहले ही 10 सेकंड पहले? हाँ, 10 सेकंड पहले ही दिमाग में उसकी गतिविधि शुरू हो जाती है। क्या मतलब? मतलब ये कि हमारा अवचेतन मन वो फैसला ले चुका होता है और काम भी शुरू कर देता है। हमारा चेतन मन तो बस थोड़ी देर बाद उसे नोटिस करता है। अरे बाप रे, 10 सेकंड? तो जब मुझे लग रहा है कि मैंने अभी अभी ये कॉफी उठाने का फैसला किया, मेरा दिमाग 10 सेकंड पहले ये कर चुका था। हाँ,
मोटे तौर पर यही बात निकल कर आती है। ये तो हमारे कंट्रोल की, फ्री विल की पूरी धारणा पे ही सवाल उठा देता है। बिल्कुल। तो फिर अगर ऐसा है तो ये अवचेतन मन काम कैसे करता है? क्या इसके कुछ नियम हैं? हाँ, डॉक्टर शर्मा इसके 3 मुख्य नियम बताते हैं और इन्हें समझना बहुत जरूरी है अगर हम अपनी प्रोग्रामिंग बदलना चाहते हैं। ठीक है, पहला नियम क्या है? पहला नियम अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। दोहराव वास्तविकता बनाता है। रेपिटेशन क्रिएट्स रियलिटी। दोहराव वास्तविकता बनाता है। हाँ, आपका दिमाग हर उस चीज को सच बना देता है जिसे आप बार बार करते हैं या सोचते हैं, चाहे वो अच्छी हो या बुरी। ये सिर्फ आदत नहीं है, ये आपकी हकीकत गढ़ रहा है। अच्छा, जैसे गाड़ी चलाना सीखना, शुरू में कितना ध्यान देना पड़ता है? क्लच कब दबाना है, गियर कौन सा, स्टीयरिंग किधर, शीशे देखो। हाँ, बिल्कुल। उस वक्त आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स यानी चेतन मन पूरी तरह लगा होता है, पूरी मेहनत कर रहा होता है। लेकिन फिर कुछ हफ्तों के अभ्यास के बाद आप आराम से गाड़ी चलाते हुए गाना सुन सकते हैं या किसी से बात भी कर सकते हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल, ऑटोमेटिक हो जाता है। हाँ, वो इसलिए होता है क्योंकि वो व्यवहार अब स्वचालित हो गया है। वो चेतन कंट्रोल से निकलकर मस्तिष्क के एक हिस्से जिसे बेसल गैंग्लिया कहते हैं उसमें चला गया है। वो आदतों का सेंटर है। अच्छा, बेसल गैंग्लिया। और इसका मतलब है कि अब दिमाग बहुत कम एनर्जी खर्च करके वो काम कर सकता है। वो पूरी तरह ऑटोमेटिक हो गया है। और ये सिर्फ गाड़ी चलाने जैसी फिजिकल चीजों के लिए ही नहीं होगा? बिल्कुल नहीं। रिसर्च बताती है कि कोई भी विचार, कोई भावना, कोई व्यवहार जिसे आप औसतन 66 दिन तक दोहराते हैं। 66 दिन? हाँ, औसतन। वो एक आदत बन जाता है, एक ऑटोमेटिक प्रोग्राम। हमारी सुबह उठने की रूटीन, हमारे बात करने का तरीका, किसी सिचुएशन में हमारा इमोशनल रिएक्शन, यहाँ तक कि हमारी मान्यताएं भी। हाँ, ये सब दोहराव से बने अवचेतन प्रोग्राम है। खाने की आदतें, रिश्तों के पैटर्न, पैसे को लेकर हमारा नजरिया, हमारी धार्मिक आस्थाएं, ये सब बार बार दोहराई गई प्रोग्रामिंग का ही नतीजा है। बाप रे, मतलब हम आदतों के बंडल हैं, जैसा डॉक्टर शर्मा कहते हैं। बिल्कुल, हजारों आदतों का बंडल। ठीक है, ये हुआ पहला नियम, दोहराओ। दूसरा नियम क्या है? ये तो और भी ज्यादा अजीब सा लगता है। अवचेतन मन वास्तविकता और कल्पना के बीच भेद नहीं कर सकता। सबकॉन्शियस कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन रियलिटी एंड इमेजिनेशन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपके अवचेतन मन के लिए किसी चीज को बहुत स्पष्ट रूप से, मतलब विविडली और भावनाओं के साथ कल्पना करना और उसे असल में अनुभव करना लगभग एक जैसा है। सच में कल्पना और हकीकत में फर्क नहीं। हाँ, अवचेतन के स्तर पर। न्यूरोसाइंस भी यही कहता है। कॉग्निटिव साइकोलॉजी के अध्ययन बताते हैं कि जब लोग किसी सीन की बहुत साफ कल्पना करते हैं तो उनके दिमाग के वही हिस्से एक्टिवेट होते हैं जो असल अनुभव के दौरान होते। आपका दिमाग फिजिकली रिएक्ट करता है जैसे कि वो कल्पना ही हकीकत हो। अच्छा, तो इसीलिए शायद वो विजुअलाइजेशन टेक्निकें काम करती हैं, जैसे एथलीट करते हैं या बहुत से सफल लोग। बिल्कुल, यही वजह है। डॉक्टर शर्मा शायद इसी बात पर जोर दे रहे हैं कि अगर कोई लगातार खुद को फेल होते हुए इमेजिन करता है, हाँ, तो उसका अवचेतन उसे सच मान लेता है और फिर अनजाने में ऐसे हालात और ऐसे व्यवहार पैदा करने लगता है जो उस काल्पनिक फेलियर को हकीकत बना दे। और इसका उल्टा भी सच होगा। हाँ, बिल्कुल। जो लोग सफल होते हैं वे अक्सर, चाहे उन्हें पता हो या ना हो, अपने मन में सफलता की तस्वीरें और उम्मीदें रखते हैं। उनका अवचेतन मन उस पॉजिटिव प्रोग्रामिंग को सच करने के लिए काम करने लगता है। कमाल है। अच्छा, और तीसरा नियम जिसका आप विरोध करते हैं वो बना रहता है। What you resist persists। ये थोड़ा उल्टा नहीं लगता? विरोध करने से तो चीज जानी चाहिए। हाँ, सुनने में उल्टा लगता है, लेकिन ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण नियम है। जब आप किसी विचार या आदत से लड़ने की कोशिश करते हैं, मुझे ये नहीं सोचना है या मुझे गुस्सा नहीं करना है, हाँ, तो आप अनजाने में उसी चीज पर अपना ध्यान, अपनी एनर्जी फोकस कर रहे होते हैं। अच्छा। और ऐसा करके आप असल में उसी न्यूरल पाथवे को, उसी दिमागी रास्ते को और मजबूत कर रहे होते हैं जिसे आप मिटाना चाहते हैं। अच्छा। तो इसीलिए शायद सिर्फ विल पावर से बुरी आदतें छोड़ना इतना मुश्किल होता है। जैसे कोई कहे कि मैं आज से मीठा खाना बिल्कुल बंद कर दूंगा, हाँ, और फिर सारा दिन मीठे के बारे में ही सोचता रहे। वो विरोध ही उस इच्छा को और ताकत दे रहा है। बिल्कुल, वो गुलाबी हाथी वाली बात है ना, कि गुलाबी हाथी के बारे में मत सोचो। हाँ, हाँ। आप जितना मना करेंगे वो उतना ही सामने आएगा। समझ गया। तो
ये 3 नियम दोहराव, कल्पना और हकीकत में भेद न करना और विरोध करने से चीज का बने रहना। हाँ। इन नियमों को समझने के बाद डॉक्टर शर्मा की बातें और भी पर्सनल हो जाती हैं। शायद कुछ लोगों को थोड़ी असहज भी लगे। वो कहते हैं कि जिसे हम अपनी पहचान मानते हैं, अपना व्यक्तित्व, उसका बहुत बड़ा हिस्सा असल में बस वो प्रोग्रामिंग है जो हमें बचपन में मिली, जब हमारे पास कोई चॉइस ही नहीं थी। हाँ, ये एक बहुत ही गहरा पॉइंट है। जन्म से लेके करीब 7 साल की उम्र तक। 7 साल तक। हाँ, बच्चों का दिमाग मुख्य रूप से थीटा तरंग आवृत्तियों पर काम करता है। ये लगभग एक हिप्नोटिक स्टेट जैसी होती है, सम्मोहन जैसी अवस्था। अच्छा, हिप्नोटिक? हाँ, जहां जानकारी बिना किसी क्रिटिकल फिल्टर के, बिना सवाल किए सीधे अवचेतन में चली जाती है। इस दौरान बच्चे स्पंज की तरह होते हैं, अपने आसपास के माहौल, परिवार, समाज, संस्कृति, उनके विश्वास, उनके व्यवहार, उनके इमोशनल पैटर्न, सबको सीधे सोख लेते हैं। इसका मतलब अगर किसी बच्चे ने बचपन में बार-बार सुना, मान लीजिए पैसा कमाना बहुत मुश्किल है या पैसे वाले लोग अच्छे नहीं होते, तो ये बातें उसके अवचेतन में एक प्रोग्राम की तरह बैठ सकती हैं जो बड़े होकर उसे रोकेंगी, भले ही वो अमीर बनना चाहता हो। बिल्कुल, अनजाने में बाधा डालेंगी। या अगर किसी ने घर में बहुत लड़ाई झगड़ा देखा है तो वो शायद रिश्तों में तनाव या ड्रामा की उम्मीद करने के लिए प्रोग्राम हो जाए। उसे लगेगा कि रिश्ते ऐसे ही होते हैं। डॉक्टर शर्मा इसे कंडीशन्ड पर्सनालिटी कहते हैं ना, मतलब एक ऐसी शख्सियत जिसे बाहरी हालात ने कंडीशन कर दिया है, बना दिया है। हाँ, बिल्कुल। और ये प्रोग्रामिंग बहुत गहरी जाती है। हमारी पसंद का खाना, हमारी भाषा, बोलने का लहजा, हमारी धार्मिक मान्यताएं, हमारे सांस्कृतिक मूल्य, ये सब। डॉक्टर शर्मा का तर्क है कि इनमें से ज्यादातर चीजें हमें विरासत में मिली प्रोग्रामिंग है, हमारी अपनी सचेत पसंद नहीं। वो एक उदाहरण देते हैं जो सोचने पर मजबूर करता है। जैसे जिस बच्चे को शुरू से बताया गया कि शिव या गणेश भगवान हैं, हाँ, वो बड़ा होकर पूरी श्रद्धा रखेगा। लेकिन एक ईसाई या मुस्लिम बच्चा जिसे नामों या तस्वीरों के बारे में नहीं बताया गया, उसे शायद कोई खास रिएक्शन ना हो। इससे ये पता चलता है कि मान्यताएं अक्सर अंदरूनी सच्चाई नहीं होती, बल्कि सीखी हुई प्रोग्राम की गई प्रतिक्रियाएं होती हैं। हाँ, और इसका मकसद किसी की आस्था पर सवाल उठाना नहीं है। बिल्कुल नहीं, बल्कि ये दिखाना है कि जिसे हम मैं या मेरा अपना मानते हैं, उसका कितना बड़ा हिस्सा असल में बाहर से आया है। सही बात है। और ये रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतों में भी दिखता होगा। हाँ, बिल्कुल। जैसे कुछ लोगों का बात करते हुए बार बार यू नो या एक्चुअली बोलना। हाँ, होता है। ये दोहराव से हुई अवचेतन प्रोग्रामिंग है। या टालम टोल करने की आदत। अगर किसी ने कुछ बार काम टाला है तो अवचेतन एक पैटर्न बना लेता है जो उसे अगली बार भी काम टालने के लिए उकसाता है। शारीरिक आदतें भी, जैसे लंबे बालों वाली महिलाओं का अनजाने में बालों को कान के पीछे करना, या कुछ लोगों का बार बार अपनी टाई ठीक करना, ये सब ऑटोमेटिक रिएक्शन बन जाते हैं। यहाँ तक कि मन का लगातार भटकना, जो हम कहते हैं मन शांत नहीं रहता, बेचैनी होती है, क्या वो भी कर? डॉक्टर शर्मा के अनुसार हाँ, वो कहते हैं कि ये हमारी नेचुरल स्टेट नहीं है। हमने अनजाने में व्याकुलता का, डिस्ट्रैक्शन का इतना अभ्यास कर लिया है कि हम उसमें माहिर हो गए हैं। उनका एक कोट है, जिसका आप अभ्यास करते हैं वही आप बन जाते हैं। बाप रे, जिसका अभ्यास करते हैं वही बन जाते हैं। तो डराने वाली बात भी और उम्मीद जगाने वाली भी। हाँ, तो फिर बड़ा सवाल ये उठता है, क्या हम इस सारी प्रोग्रामिंग के गुलाम हैं, बचपन की और जो जिंदगी भर चलती रही? क्या इसे बदला नहीं जा सकता? और यहीं पर अच्छी खबर आती है, बिल्कुल बदला जा सकता है। अच्छा, कैसे? आधुनिक न्यूरोसाइंस हमें न्यूरोप्लास्टिसिटी के बारे में बताता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी? हाँ, ये क्या है? ये दिमाग की एक, आप कह सकते हैं, अद्भुत क्षमता है, जिसके अनुसार हमारा दिमाग जिंदगी भर बदल सकता है, नए कनेक्शन बना सकता है और पुराने को बदल भी सकता है। मतलब बुढ़ापे में भी? हाँ, जीवन भर। इसका मतलब है कि जो प्रोग्राम किया गया था उसे फिर से प्रोग्राम किया जा सकता है। वाह! लगातार अभ्यास से नए पॉजिटिव दिमागी रास्ते, न्यूरल पाथवेज मजबूत होते हैं और पुराने नेगेटिव रास्ते कमजोर पड़ जाते हैं। ये तो बहुत उम्मीद देने वाली बात है। तो फिर हम ये रीप्रोग्रामिंग करें कैसे? डॉक्टर शर्मा क्या तरीके बताते हैं इसके? वो मुख्य रूप से 3 रास्ते बताते हैं। पहला है प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड। मतलब सचेत कंडीशनिंग। ओके, डायरेक्ट मेथड। क्योंकि अवचेतन तर्क से नहीं सीखता, दोहराव से सीखता है, तो हमें उसे सीधे नए निर्देश देने होंगे। कैसे? इसके कुछ तरीके हैं। एक तो है दोहराव वाले सकारात्मक कथन, रेपिटेटिव एफर्मेशंस। हाँ, एफर्मेशन सुने हैं।
लेकिन सिर्फ तोते की तरह रटने से नहीं, उन्हें गहरी भावना और स्पष्ट कल्पना के साथ दोहराना होगा ताकि अवचेतन उन्हें एक असली अनुभव की तरह महसूस करे। फीलिंग के साथ। हाँ बिल्कुल। दूसरा तरीका है पर्यावरणीय विसर्जन, एनवायरमेंटल इमर्जन। इसका क्या मतलब मान लीजिए कोई अपनी अंग्रेजी सुधारना चाहता है तो वो खुद को अंग्रेजी फिल्मों, संगीत, किताबों, बातचीत से घेर ले। अच्छा, माहौल बनाना। हाँ, धीरे धीरे अवचेतन उस भाषा के पैटर्न को पकड़ लेगा। इसी तरह अगर कोई ज्यादा पॉजिटिव बनना चाहता है तो वो पॉजिटिव लोगों और सामग्री के बीच ज्यादा समय बिताए। ठीक है। और तीसरा तरीका इसमें पहचान बदलना, आइडेंटिटी शिफ्टिंग। पहचान बदलना, हाँ, मतलब ये कहने के बजाय कि मैं सफल होना चाहता हूँ या मैं वजन कम करना चाहता हूँ, उस पहचान को अपनाना जो आप बनना चाहते हैं। जैसे सोचना और महसूस करना कि मैं एक सफल इंसान हूँ या मैं एक स्वस्थ व्यक्ति हूँ जो अपने शरीर का ध्यान रखता है, और फिर उसी नई पहचान के अनुसार सोचना, महसूस करना और काम करना। खुद से पूछे, एक सफल या स्वस्थ व्यक्ति इस सिचुएशन में क्या करेगा? ये दिलचस्प है। ये हुए सीधे तरीके। दूसरा रास्ता क्या है? दूसरा है अप्रत्यक्ष विधि, इनडायरेक्ट मेथड, यानी एनवायरमेंटल डिजाइन। अपने माहौल को डिजाइन करना। माहौल को डिजाइन करना। हाँ, याद है हमने कहा था कि हमारा माहौल हमें लगातार प्रोग्राम कर रहा है। हाँ, जैसे टीवी विज्ञापन। बिल्कुल, वो इसी सिद्धांत पर काम करते हैं, बार बार संदेश दोहराकर अवचेतन पर असर डालते हैं। तो हम इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? हम सचेत रूप से अपना माहौल चुन सकते हैं। ऐसा मीडिया चुनें जो आपके लक्ष्यों को सपोर्ट करे। ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जिनके जैसे गुण आप अपने अंदर चाहते हैं। अपने घर या ऑफिस में विजुअल क्लूज लगाएं, मतलब ऐसी तस्वीरें या कोट्स जो आपको आपकी मंजिल की याद दिलाएं। अच्छा। अपने फोन पर रिमाइंडर सेट करें जो पॉजिटिव विचारों को जगाएं, मतलब अपनी बाहरी दुनिया को अपनी मनचाही अंदरूनी दुनिया का आईना बना लें। ये भी बहुत प्रैक्टिकल तरीका लगता है। और तीसरा रास्ता, जो शायद सबसे गहरा है, ध्यान, मेडिटेशन पाथ। हाँ, डॉक्टर शर्मा ध्यान और आध्यात्मिक अभ्यासों को कंडीशनिंग की परतों को हटाने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका मानते हैं, जिसे प्याज के छिलके उतारते हैं ना। हाँ। ध्यान में अपने विचारों, भावनाओं और प्रोग्रामिंग के पैटर्न के प्रति जागरूक होने में मदद करता है, बिना उनसे उलझे। सिर्फ देखना। हाँ, एक साक्षी की तरह। धीरे धीरे अभ्यास से हम इन कंडीशनिंग के पार अपनी असली शुद्ध चेतना का अनुभव कर सकते हैं। अच्छा। और ये सिर्फ कोई आध्यात्मिक बात नहीं है। हाँ? न्यूरोसाइंस भी दिखाता है कि नियमित ध्यान दिमाग की संरचना को बदल सकता है, सेल्फ अवेयरनेस यानी आत्म जागरूकता से जुड़े हिस्सों को मजबूत कर सकता है और स्ट्रेस रिस्पॉन्स यानी तनाव प्रतिक्रिया को कम कर सकता है। ये सचमुच दिमाग को रीवायर करता है। तो मतलब विज्ञान भी इसे मान रहा है। हाँ बिल्कुल। ये सब सुनने के बाद वो फ्री विल वाला सवाल फिर से मन में आता है, स्वतंत्र इच्छा और पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर हमारा 95% व्यवहार हमारी पुरानी प्रोग्रामिंग से चल रहा है, जिसे हमने चुना भी नहीं था, तो हम असल में कितने स्वतंत्र हैं? हमारी क्या जिम्मेदारी है? ये बड़ा सवाल है और इसका जवाब शायद जागरूकता में है। जागरूकता? हाँ, जब तक हम अनजान हैं, हम अपनी प्रोग्रामिंग के हिसाब से चलते रहते हैं ऑटो पायलट पर। लेकिन जैसे ही हम ये समझना शुरू करते हैं कि ये सिस्टम काम कैसे करता है, हमें ताकत मिलती है। कैसी ताकत? हमें अपनी प्रोग्रामिंग को देखने की, उस पर सवाल उठाने की और फिर सचेत रूप से उसे बदलने का विकल्प मिलता है। जैसा डॉक्टर शर्मा कहते हैं, अपने अवचेतन मन को समझना आपको अपनी किस्मत का निर्माता बनाता है। तो स्वतंत्रता अज्ञानता में नहीं है, वो जागरूकता में है। और ये सिर्फ पर्सनल लेवल की बात नहीं है। शायद डॉक्टर शर्मा का मानना है कि दुनिया में जो इतना दुख, संघर्ष, भेदभाव है, हाँ, उसका बहुत बड़ा कारण हमारी सामूहिक अचेतन प्रोग्रामिंग है। सीमित मान्यताएं, सांस्कृतिक कंडीशनिंग, पीढ़ियों से चले आ रहे डर और दुख। बिल्कुल, उनके संगठन का मिशन भी यही है। जैसा आपने शुरू में बताया था, मानवता को सदियों पुराने अंधविश्वासों, डर, अज्ञानता और पीड़ा से मुक्त करना और हर व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य, भाग्य और परिस्थितियों का मालिक बनने में मदद करना। और एक कदम आगे बढ़कर देखें तो
व्यक्तिगत प्रोग्रामिंग बदलने के साथ साथ वो जो अति चेतन सुपर कॉन्शियस स्तर था ना, हाँ, चौथा स्तर। उस तक पहुंचना भी संभव है। ये वो जगह है जहां से सच्ची क्रिएटिविटी, गहरी इंट्यूशन और आध्यात्मिक समाधान आते हैं, जो हमारी पर्सनल कंडीशनिंग से बिल्कुल परे होते हैं। अच्छा। उन्नत अभ्यासी सीखते हैं कि कैसे अपनी व्यक्तिगत प्रोग्रामिंग से ऊपर उठकर इस यूनिवर्सल चेतना से जुड़ा जाए। तो इस पूरी बातचीत के अंत में अगर हम शुरुआती सवाल पर लौटें कि हमारा 95% व्यवहार हमारे नियंत्रण से बाहर है, डॉक्टर शर्मा के विचारों के आधार पर जवाब शायद हाँ भी है और नहीं भी। हाँ, ये विरोधाभासी लगता है, पर है ऐसा ही। हाँ, हम में से ज्यादातर लोग ज्यादातर समय ऑटो पायलट पर ही चल रहे होते हैं, अपनी पुरानी प्रोग्रामिंग के हिसाब से। लेकिन और ये लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे पास उस प्रोग्रामिंग को पहचानने, उसे जांचने और सचेत रूप से उसे फिर से लिखने की अद्भुत क्षमता है। तो सफल लोग या खुश रहने वाले लोग वो कोई अलग मिट्टी के नहीं बने। बिल्कुल नहीं। उन्होंने बस जाने या अनजाने में अपने अवचेतन मन को ऐसे विश्वासों, ऐसी आदतों और ऐसी उम्मीदों से प्रोग्राम कर लिया है जो उनकी सफलता और खुशी को सपोर्ट करते हैं। अच्छा। वे अच्छी चीजों की उम्मीद करते हैं, वे अपने लक्ष्यों के हिसाब से काम करते हैं और उनका शक्तिशाली अवचेतन मन उनकी इस पॉजिटिव प्रोग्रामिंग को सच साबित करने में जुट जाता है। और सबसे जरूरी बात यह है कि ये स्किल सीखा जा सकता है, इसे सचेत रूप से किया जा सकता है। तो अगर इस पूरी चर्चा से 3 मुख्य बातें निकालनी हो जो याद रखी जाएं, तो वो क्या होंगी? मेरे ख्याल से पहली तो यही कि जागरूकता। हाँ, जागरूकता ही पहला कदम है। ये मानना कि हमारा ज्यादातर व्यवहार सचेत चुनाव से नहीं बल्कि अवचेतन प्रोग्रामिंग से आ रहा है। ये कोई हार मानना नहीं है, बल्कि ये आजादी की तरफ पहला कदम है। ठीक है। दूसरा, दोहराव आपका सबसे शक्तिशाली हथियार है। आप जो भी बनना चाहते हैं या जो भी आदत डालना चाहते हैं, उसका लगातार अभ्यास करें, विचारों में, भावनाओं में, कामों में। दिमाग आखिर में उसे ऑटोमेटिक बना ही देगा। दोहराव। और तीसरा, ये याद रखना कि आपकी प्रोग्रामिंग लगातार हो रही है, हर पल। आपका माहौल, आपके विचार, आप जो देखते सुनते हैं, वो सब आपको प्रोग्राम कर रहे हैं। तो सचेत रूप से चुने कि आप अपने मन में क्या जाने दे रहे हैं। उस माहौल को चुने जो आपको ऊपर उठाए, नीचे ना गिराए। जागरूकता, दोहराव और माहौल का चुनाव। हाँ, बिल्कुल। जैसा डॉक्टर शर्मा सिखाते हैं, अगर आप अवचेतन मन के इस खेल को समझ जाते हैं तो आप अपनी किस्मत की निर्माता बन सकते हैं। सवाल ये नहीं है कि क्या आपकी प्रोग्रामिंग हो रही है, वो तो हो ही रही है हर वक्त। सवाल ये है कि क्या आप उस प्रोग्रामिंग में सचेत रूप से हिस्सा लेंगे या उसे बस अपने आप होने देंगे। आपका अवचेतन मन अभी भी सुन रहा है, हमेशा तैयार है जो भी निर्देश उसे दिए जाए उन्हें मानने के लिए। कोई उसे क्या हुक्म देना चाहेगा? और इसे एक कदम और आगे ले जाए, अगर क्या हो अगर हमारी सामूहिक हकीकत, हमारा समाज, हमारी दुनिया, ये भी इसी तरह से प्रोग्राम की गई हो? हाँ, ये भी एक विचार है। और क्या हम सब मिलकर सचेत रूप से एक बेहतर, एक ज्यादा दयालु, एक ज्यादा सामंजस्य वाली दुनिया को प्रोग्राम करने के लिए काम कर सकते हैं? इस पर शायद सोचने के लिए छोड़ते हैं।